यह घटना 2001 की है। दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के तकरीबन 11 बजे का समय था। दो दोस्त राहुल और मयंक एक बाइक पर बैठकर दिल्ली की सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। दिल्ली में दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसीलिए रात के 11 बजे तक सड़कें बिल्कुल वीरान हो गई थी। अरे यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक तो ठंड की वजह से हर तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, ऊपर से सड़क पर तो देख, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। इतनी ठंड पड़ रही है यार, इतनी रात को कोई सड़क पर क्यों घूमेगा? इसमें डरने वाली क्या बात है? तू भी ना एक नंबर का डरपोक है। राहुल और मयंक बातें करते हुए कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राहुल भाई, मुझे किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आ रही है। कोई जंगली जानवर तो नहीं है आसपास? भाई दिल्ली है, ये तेरा लखीमपुर नहीं जहाँ रोज गांव में बाघ घुस आते हैं। कहाँ से आएगा जंगली जानवर? कुछ नहीं है, कुत्ते बिल्ली लड़ रहे होंगे, तू ध्यान मत दे। राहुल मयंक की बात पर ध्यान दिए बगैर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए चल रहा था कि अचानक उसे अपने सामने एक 7 फीट ऊंची आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर राहुल झटके से बाइक पर ब्रेक लगा देता है। अरे अरे, क्या हुआ भाई? बाइक क्यों रोक दी? सामने देख, ये क्या चीज है? इतना ऊंचा तो कोई जानवर भी नहीं होता। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी सिक्स सेंस कब से मुझे बता रही थी कुछ तो गड़बड़ है। मेरी दादी हमेशा कहा करती हैं, अमावस की काली रात में शैतानी शक्तियां अपने होने का एहसास कराती है, इसलिए अकेले सुनसान रास्ते की ओर नहीं निकलना चाहिए। अभी चुप कर, ये डरावनी कहानी सुनाना बंद कर। अब ये बता कि अब क्या करें? बाइक यू टर्न मार और चल यहाँ से। ये जो कुछ भी है अभी भी जानवरों की तरह कुर्रा रहा है। राहुल गिरते पड़ते तेजी से बाइक मोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वही परछाई एक ऊंची छलांग लगाकर सीधा उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो दोनों बिल्कुल सकपका गए थे। तभी वह 7 फीट ऊंची आकृति राहुल पर हमला कर देती है। वो एक अर्धमानव था, जिसके चेहरे की आकृति लगभग एक बंदर के जैसी थी और बाकी का शरीर काला किंतु इंसान जैसा था। वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकता था। उसके लंबे धारदार नाखून थे और शरीर पर लंबे लंबे बाल भी दिखाई दे रहे थे। राहुल के सीने पर बैठकर उसने अपने लंबे नाखूनों से नोचकर राहुल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। राहुल को घायल करने के बाद उस मंकी मैन ने एक और ऊंची छलांग लगाई और मयंक को दबोचकर एक के बाद एक जोरदार पंजे मारकर उसे भी घायल कर दिया। दोनों दोस्तों को लहूलुहान हालत में छोड़कर मंकी मैन एक बार फिर से गुर्राते हुए वहां से ऊंची छलांग लगाता गायब हो जाता है। मयंक और राहुल काफी देर तक सदमे में सड़क के किनारे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद किसी मदद के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे श्याम, गाड़ी साइड लगा जरा, ये सामने कोई एक्सीडेंट का केस लग रहा है शायद। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और दोनों को सड़क पर लहूलुहान पड़ा देखकर उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में लाद लेता है। अरे क्या हुआ है तुम दोनों को? एक्सीडेंट हुआ है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है तुमने? इतना खून बह रहा है। नहीं, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है सर। हम तो आराम से अपने घर जा रहे थे। पता नहीं अचानक से कहां से एक 7 फुट लंबा बंदर जैसा दिखने वाला इंसान आ गया। उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अरे क्या बेकार की बातें बना रहे हो? 7 फुट का कौन सा आदमी जैसा दिखने वाला जानवर होता है? हमने तो ऐसे किसी इंसान या जानवर के बारे में आज तक न देखा न सुना। ये बेकार की कहानी सुनाने के लिए तुम्हें हम ही मिले थे क्या? सच सच बताओ, किसके साथ मारामारी की है? हम सच बोल रहे हैं सर, हमने किसी के साथ कोई मारामारी नहीं की। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर कुछ तो था जो ना तो इंसान था ना ही जानवर। उसकी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी थी और लंबे लंबे भयानक नाखून थे, जिससे उसने हमें बुरी तरह से चीर फाड़ दिया और कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। मयंक और राहुल की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया था। अरे यार, ये कौन सा नया जानवर पैदा हो गया है दिल्ली की सड़कों पर, जो लोगों को चीर फाड़ रहा है और हवा में गायब हो जाता है? पता लगाओ, किसी और के साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? राहुल और मयंक को अस्पताल में भर्ती करने के बाद इंस्पेक्टर इस घटना की खबर सारे थानों में पहुंचा देता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं होती।
डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको इन दोनों लड़कों पर किस चीज से घाव लगे हैं? इनका कहना है कि कोई मंकी मैन इन पर हमला करके गायब हो गया है। इंस्पेक्टर, मैं खुद ही हैरान हूँ, क्योंकि इनके जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने इन्हें नोचा है। मैंने इनके जख्मों से निकलते खून का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनके अंदर एक बैक्टीरिया पनप रहा है जो किसी जंगली जानवर के हमला करने के बाद जख्मों में पनपता है। हो न हो लड़कों की बातों में सच्चाई तो है। आपको उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली जैसी इतनी घनी आबादी वाले शहर में कोई 7 फीट ऊंचा बंदर घूम रहा है? आपको ये पॉसिबल लगता है? मीडिया तक ये खबर पहुंच गई तो लोग मजाक बनाएंगे। डॉक्टर, 7 फुट ऊंचा बंदर कभी सुना है आपने? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों से दुश्मनी निकालने के लिए इन्हीं के किसी दुश्मन ने मास्क लगाकर हाथों में पंजे जैसा कुछ पहनकर हमला कर दिया हो? मुझे तो नहीं लगता इंस्पेक्टर, लेकिन आप एक बार अपने सिरे से जांच जरूर कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर का बयान सुनकर इंस्पेक्टर का दिमाग घूम रहा था। कुछ दिन बाद आज रात को हम अपनी छत पर तंदूर लगाकर पार्टी करेंगे। ठंडी रात में आग के पास बैठकर रोस्टेड चिकन खाने और पीने का मजा ही कुछ और होगा। क्या कहती हो? मजा तो बहुत आएगा, लेकिन पार्टी थोड़ा लेट नाइट ही करेंगे क्योंकि 10 बजे तक कॉलोनी में लोग घूमते रहते हैं। फिर बिना बात की चर्चा का विषय बन जाएगा। ठीक है, रात के 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, फिर पूरी रात मजे करेंगे। ऊपर टेरेस पे रूम भी है, अगर ज्यादा ठंड लगेगी तो वहाँ बैठ लेंगे। पूरी प्लानिंग करने के बाद मनोज और रश्मि रात के 11 बजे छत पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक तंदूर बारबेक्यू तैयारी करने लगते हैं। रात के 11 बजे का समय था। हर तरफ गहरी ठंडक फैल चुकी थी। आसपास की गलियों से कुत्ते और बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रश्मि को महसूस हुआ जैसे आसपास कोई गंदी बदबू आ रही है। ये कैसी स्मेल आ रही है? हाँ, ठीक कह रही हो, मुझे भी अजीब सी गंदी बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है आसपास कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रश्मि, देखो, ऐसा लग रहा है पड़ोस वाली छत पर कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। मुझे तो गुर्राने की आवाज भी उधर से ही आ रही है। रश्मि और मनोज कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह आकृति मनोज के ऊपर कूद पड़ी। जैसे ही उस साई ने मनोज को दबोचा, रश्मि जोर जोर से चीखने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, सर से पांव तक काला दिखने वाला कोई अर्ध मानव था जिसका आधा शरीर इंसान जैसा था और आधा बंदर जैसा। रश्मि को चीखता देख मंकी मैन ने अपने हाथों से रश्मि को उठाकर दूर फेंक दिया। रश्मि का सर दीवार में लगा और वह वहीं गिर पड़ी। उसके बाद मंकी मैन ने मनोज के ऊपर हमला कर दिया और अपने पैने धारदार नाखूनों से उसके सीने और कमर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। दहशत और दर्द के कारण मनोज वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मंकी मैन ऊंची छलांग लगाते हुए एक छत से दूसरे छत पर कूदता हुआ गायब हो गया। अगले दिन आधी रात को पति पत्नी पर हुए इस हमले की खबर हर अखबार की सुर्खी बनी हुई थी। अब तो यह खबर बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुकी थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक मंकी मैन के हमलों की खबरें सुनाई देने लगी थी। ओह माय गॉड, ये तो वही है। अपनी लाइफ के जिस चैप्टर को मैंने फाड़कर फेंक चुका था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। डॉक्टर रिजवान भारतीय अनुसंधान विभाग में काम करते थे और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस रिसर्च के जरिए डॉक्टर रिजवान इंसान के अंदर कुछ सुपर पावर डेवलप करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक अनाथ लड़के सुजॉय को मुंह मांगी रकम देकर अपने रिसर्च में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने इंसान और बंदर के डीएनए को मिक्स करके लैब में डेवलप किया और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस डीएनए को सुजॉय के शरीर में डाल दिया। डॉक्टर रिजवान चाहते थे कि उनके इस एक्सपेरिमेंट से बनने वाले सुपर मंकी मैन को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाए, लेकिन उनका यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। लगातार हार्मोन इंजेक्शन लेने के कारण सुजॉय का चेहरा एक खूंखार और भयानक बंदर की जैसा हो गया था और उसके अंदर आक्रामकता इतनी ज्यादा भर गई थी कि उसे कंट्रोल कर पाना डॉक्टर रिजवान के स्टाफ के लिए मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर के अलावा अब वह किसी को भी नहीं पहचानता था और सिर्फ उन्हीं को देखकर शांत होता था। सुजॉय को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था।
रिजवान के फेल एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी कोई भी सीनियर लेने को तैयार नहीं था। वे चाहते थे कि इस खतरनाक मंकी मैन को खत्म करके रिजवान भी इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। लेकिन डॉक्टर रिजवान के दिल में कहीं न कहीं सुजॉय के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए उन्होंने उसे मारने के बजाय एक सुनसान जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सुजॉय को जंगल में छोड़ने के बाद पिछले 6 महीने में वह डॉक्टर रिजवान को कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। डॉक्टर रिजवान भी इस घटना को लगभग भूल चुके थे कि तभी दिल्ली की सड़कों पर मंकी मैन होने की खबरें आने लगी। मुझे खुद सुजॉय के सामने जाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही लोगों पर हमला करता रहेगा। डॉक्टर रिजवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया और उनको सारी सच्चाई बता दी, और इसके बाद वे अगले कुछ दिनों तक लगातार आधी रात को सड़कों पर घूमने लगे। डॉक्टर रिजवान आधी रात के समय अकेले सुनसान सड़क पर घूम रहे थे कि तभी अचानक से सुजॉय ऊपर से कूदकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह गुस्से में गुर्रा रहा था। सुजॉय, मत करो ये सब, चले जाओ यहाँ से, ये अब तुम्हारी दुनिया नहीं है। डॉक्टर रिजवान की बात सुनकर सुजॉय और भी गुस्से में आ जाता है और एक ऊंची छलांग लगाकर डॉक्टर रिजवान पर कूद पड़ता है और उनके सीने पर बैठकर अपने धारदार नाखूनों से उनके सीने पर वार कर देता है। उसी क्षण डॉक्टर रिजवान अपनी जेब में रखा हुआ इंजेक्शन निकालते हैं और सुजॉय के शरीर में घोंप देते हैं। एक जोरदार चीख के साथ सुजॉय वहां से दूर हो जाता है और अब उससे वो इतना कमजोर हो जाता है कि डॉक्टर रिजवान तक भी नहीं पहुंच पाता और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद मंकी मैन की सांसें रुक जाती हैं। मंकी मैन को मारने के बाद डॉक्टर रिजवान अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। रात के तकरीबन 10 बजे का समय था। शहर की पॉश कॉलोनी में 3 दोस्त विवेक, सिड और विक्की बैठे नशा कर रहे थे। अरे चलो ना यार, कब तक ये मोबाइल में रील देखते रहोगे? चलो कुछ रियल फन करते हैं। अबे क्या होता है रियल फन? ये सब फन कर तो लिया, अब और क्या बाकी रह गया? अब इतनी रात को तारे गिनेगा क्या बाहर जाकर? अबे नहीं बे, तुम चलो तो सही, आज तुम्हें भी मजा कराता हूँ। अरे तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है, तुम लोग करो फन। अरे यार, ना तू शराब पीता है ना कोई मौज मस्ती करता है, ऐसे मन कैसे लगता है तेरा? भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हें कंपनी देने के लिए सिगरेट पी लेता हूँ, तुम लोग जाओ मजे करो। विवेक के बार बार कहने पर विवेक और सिड विवेक की महंगी कार में बैठकर हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। भाई एक लड़की है, चल उसी से मिलने चलते हैं। क्या बोल रहा है? कौन सी लड़की? टिंडर पर मेरी आयशा नाम की लड़की से बात होती है और बातों बातों में उसने अपना एड्रेस बता दिया मुझे, और जब मैंने पता लगवाया तो वो एड्रेस किसी विमेंस हॉस्टल का था। मैंने भी मौके पर चौका मारने के लिए 2-4 बार गिफ्ट भेज दिए। बस फिर क्या था, लड़की को मुझ पर भरोसा हो गया, जब मिलने बुलाऊंगा वो आ जाएगी। कोई लड़की इतनी बेवकूफ नहीं होती, तू बुलाएगा और वो इतनी रात को आ भी जाए। अबे तो रुक ना, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। छोड़ भाई, ये लफड़े वाले कामों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। चल हाईवे से यूटर्न ले ले, तूने पैरे भी रखी है। सिड के समझाने के कारण विवेक गाड़ी को वापस मोड़ लेता है और वो घर लौट आते हैं। उस दिन तो विवेक सिड के कहने पर वापस लौट आया था, लेकिन आयशा से मिलने की इच्छा उसके मन में अभी भी जोर मार रही थी। 2 दिन बाद विवेक शाम के समय अपने घर में बैठा सिगरेट फूंक रहा था, तभी उसे आयशा का ख्याल आता है। तुमसे मिलने का मन है, मुझ पर विश्वास तो करती हो ना? अरे हाँ बिल्कुल करती हूँ, बोलो कहाँ आना है? ऐसा है तो मेरे घर आ जाओ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मेरा वेट करना, मैं अभी पहुँचती हूँ। आयशा से बात करने के बाद विवेक उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद उसके घर की डोरबेल बजती है। आयशा राइट? माई सेल्फ विवेक, प्लीज कम। विवेक आयशा को अंदर लाकर दरवाजा बंद कर लेता है और सोफे पर ठीक आयशा के सामने बैठ जाता है। वाओ, यू आर रियली ब्यूटीफुल। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ओह रियली? अरे बाबा हाँ बिल्कुल। विवेक इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता, अचानक ही उसके घर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अरे यार, इतनी रात को बिजली कैसे कट गई? विवेक अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
उसके सामने एक भयानक शक्ल वाली कोई औरत खड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर विवेक बहुत डर जाता है और अंधेरे में ही वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीछे से वो औरत उसके पैर खींचती है, जिससे वह जमीन में गिर पड़ता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज। मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ तेरे जैसे अय्याश लड़के की जान भी लूंगी। तूने ही बुलाया था ना आयशा को और फिर उस सेठ के हवाले कर दिया। नहीं, मैंने पहली बार आयशा को मिलने बुलाया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं है, वो तू ही था। इतना कहकर वो लड़की विवेक पर टूट पड़ती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके सीने पर एक के बाद एक कई सारे वार कर देती है। कुछ देर बाद यस, किससे मिलना है आपको? हाय, आई एम मिनी। डू यू वांट रियल फन? क्या? तुम समझे नहीं शायद। वो आपका फ्रेंड विवेक है ना, उसने आपका एड्रेस दिया है। ये विवेक सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, आप अंदर आइए। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है, उनके कमरे की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। ड्राइंग रूम में दीवार पर लगे सजावटी आईने में सेठ को मिनी के पीछे सफेद कपड़े पहने एक परछाई दिखाई पड़ती है, जिसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था। आईने को देखते ही सेठ की चीख निकल जाती है। मिनी, ये तुम्हारे पीछे कौन है? कौन है वहाँ? सेठ का इतना कहते ही वह परछाई अचानक से गायब हो जाती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। तभी सेठ को अपने घर के बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये कैसी भयानक आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी रॉड जमीन पर घसीट रहा हो। डर से सेठ अपने दोस्त विक्की को पुकारने लगता है, जो उसके साथ ही उसके घर में मौजूद था। विक्की, कहाँ चला गया तू यार? अचानक से गायब हो गया था। विक्की, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये आवाज तो और नजदीक आती जा रही है। तू कहाँ है भाई? तभी एक रॉड से सेठ के सर पर वार होता है। वह दूर जाकर गिरता है। सेठ दर्द से तड़पने लगता है। कौन है यहाँ? चाहते क्या हो? चीख, पूरी ताकत लगाकर चीख, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बहन चीखी थी। कौन हो तुम? आयशा, याद है ना तुम्हें? या उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह खेलने के बाद भूल गए तुम? देखो, तुम जो भी हो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। उस दिन विवेक और मैंने बहुत पी रखी थी। जब विवेक ने मुझे टिंडर पर आयशा के बारे में बताया तो मेरे मन में एक शरारत सूझ गई। उस रात जानबूझकर मैं विवेक को अपने घर ले आया। शराब के नशे में होने के कारण कुछ ही देर में वो सो गया। उसके सोने के बाद मैंने उसका फोन उठाया और आयशा को उसके फोन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ और आयशा ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने उसे अगले दिन अपने घर मिलने के लिए बुलाया। मेरे बताए अनुसार वो मुझसे मिलने आ गई। मेरा प्लान बस इतना था कि मैं आयशा के साथ डेटिंग करने के बाद विवेक को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन आयशा के इरादे कुछ और थे। वह अमीर लड़कों को डेटिंग में फंसाकर उन्हें लूटकर भाग जाती थी। उस रात जब वो मेरे घर आई तो उसने मेरे शराब में नशे की गोली मिलाकर पिलानी चाहिए ताकि मुझे बेहोश करके मेरे घर से कीमती सामान लूट सके। लेकिन गलती से उसने मेरे वाला शराब का गिलास उठा लिया और उसे पीकर वो बेहोश हो गई। जब कई घंटों तक उसे होश नहीं आया तो मैं घबरा गया और मैंने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और उसके हॉस्टल के सामने छोड़कर वहां से
अपने घर आ गया। जब घंटों बाद उसे होश आया तो उसने सड़क पार करके हॉस्टल जाने की कोशिश की और उसी समय एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जैसे उस दिन तू उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ कर गया था, वैसे ही आज मैं तुझे अधमरा करके छोड़ दूंगी। मरेगा तू तो अपनी मौत मरेगा। इतना कहकर जैसे ही वो लड़की सिड को मारने के लिए हाथ उठाती है, अचानक ही कमरे में तेज हवा चलने लगती है और कमरे की खिड़कियां जोर जोर से आवाज करने लगती है। कमरे में लगे बल्ब फ्लक्चुएट होने लगते हैं और अचानक ही कमरे में लाइट वापस आ जाती है। कमरे में उजाला होते ही सिड देखता है कि उस लड़की के अलावा कमरे में फिर से वही भयानक शक्ल वाला साया उस लड़की के सामने खड़ा हुआ है और गुस्से में उसे ही घूर रहा है। कौन हो तुम? और ये सब कैसे किया तुमने? कोई भूत हो क्या? मिनी की बात सुनकर वह साया जोर जोर से हंसने लगता है। अपनी बहन की मौत का बहुत दुख है ना तुम्हें, लेकिन तुम जो मासूम लड़कों के साथ करती हो उसका क्या? तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो होना चाहिए था। टिंडर को लूट का अड्डा बनाते हुए तुमने कभी नहीं सोचा कि इन साइट पर आने वाले सभी लड़के आवारा नहीं होते। कुछ मेरे जैसे जेन्युइन लोग भी होते हैं जो एक सच्चे साथी की तलाश में टिंडर पर आते हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ किया, वो अब मैं किसी और लड़के के साथ नहीं होने दूंगा। याद है ना उस रात क्या हुआ था? आयशा, अब तक तो वो विक्की बेहोश हो गया होगा। जल्दी से दरवाजा खोलो, अपना काम करके यहाँ से निकलते हैं। अरे यार, मुझे लग रहा है इस पर ड्रग का साइड इफेक्ट्स हो रहा है। इसका शरीर नीला पड़ रहा है। अरे छोड़ ना इस भिखारी को। 10,000 का फोन है इसके पास और कैश के नाम पर तो 500 रुपए है। हद है। टिंडर पर क्या टाइम पास करने आता है ये? औकात तो इसकी एक डेट पर ले जाने की जितनी भी नहीं है। विकी का मजाक बनाते हुए आयशा और मिनी वहाँ से निकल जाती है। मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाते हुए तुम दोनों ये भूल गई थी कि हर लड़का नशे का आदी नहीं होता। मेरे जैसे सीधे साधे लड़के को ड्रग्स की ओवरडोज देने के बाद तुम दोनों यूं ही मरने के लिए छोड़कर भाग गई। उस रात मेरे माँ बाप ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। आखिर क्या गलती थी मेरी? तुम्हारी जैसी लालची लड़कियां हर लड़की के चरित्र पर सवाल खड़ा करती हैं। तुम्हारे कारण शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आत्मा को सुकून नहीं मिला। जब तक मैं तुम दोनों को मार नहीं डालूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही भूत बनकर यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा। मुझे मारने के बाद तुमने विवेक को डेटिंग पर अपना अगला शिकार बनाया। मैं नहीं चाहता था कि अब कोई भी लड़का तुम दोनों के चंगुल में फंसे, इसलिए तभी से मैंने इनके साथ इनका दोस्त बनकर रहने लगा। तुम्हारी बहन को उस दिन गाड़ी के सामने मैंने ही फेंका था। अब तेरी बारी। देखो, मुझे छोड़ दो। ये लड़के भी तो बस अय्याशी के लिए ही लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उन्हें लूटते हैं तो क्या गलत है? किसी और के गुनाह बताने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाता। तभी अचानक एक रस्सी आकर मिनी के गले से लिपटने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मिनी चीखना चाहती थी, लेकिन विक्की की आत्मा ने उसके गले में पड़ी रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। मिनी और आयशा को उनके किए की सजा देने के बाद विक्की की आत्मा को शांति मिल जाती है। ये बहुत खुशबूदार जगह है, एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था गुप्ता जी। हाँ, पर एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं है। अच्छा, वो क्या गुप्ता जी? इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर तुम रह सकते हो, लेकिन कुछ दिनों में मेरी बेटी आ जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर पर वहीं रहेगी, तो वो मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। मुझे कोई परेशानी नहीं है गुप्ता जी, मुझे नीचे वाला फ्लोर ही किराए पर दे दीजिए। ठीक है। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, इस घर में हर जगह इतने सारे एयर फ्रेशनर क्यों रखे हैं?
असल में मुझे शौक है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर खुशबू आनी चाहिए। हाँ, अच्छा शौक है। मेरा नाम समर है। मैं उस समय 28 साल का था और मैं मेरे घर से काफी दूर एक शहर में नौकरी करता था। मुझे उस शहर में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो मैंने काफी घर तलाशे। आखिरकार मुझे एक घर मिल ही गया जो मुझे बहुत पसंद आया। इसे खोलते ही बहुत तेज खुशबू आई और गुप्ता जी ने बहुत कम किराए पर मुझे वो घर दे दिया था। तो समर, हर सुबह जाने से पहले घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे करना याद रखना, कभी भूलना मत। हाँ जरूर, नहीं भूलूंगा। उनकी खुशबू तो मुझे भी अच्छी लगी है। ये लो, याद से। हाँ, अब मैं चलता हूँ। एयर फ्रेशनर का उनका यह जुनून मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मैं अपना सारा सामान नए घर में ले आया। कुछ दिन वहां अच्छे से बीते। मिस्टर गुप्ता मुझे हर सुबह कॉल करते थे और एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की बात कहते थे। कई बार तो मैं इस बात से परेशान भी हो जाता था कि वो रोज रोज कॉल करके मुझे एक ही बात क्यों कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहता था। एक रात मैं सो रहा था और मुझे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। उन आवाजों से मेरी नींद खुल गई। ये किस तरह की आवाज है? घर पर तो कोई भी नहीं है। मैं उठा और अपना दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं इसे बार बार जोर लगाकर खोलने लगा, लेकिन ये नहीं खुला। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। मैंने फिर से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं हॉल में गया और मैंने देखा कि आवाजें कहां से आ रही थी, पर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हो गया। अरे, मैंने तो स्प्रे दिन में किया था, तो ये इतनी ज्यादा तेज खुशबू अभी कैसे आ रही है? अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने गुप्ता जी को कॉल की। हेलो, गुप्ता जी, रात को घर में से कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, तुम्हें कोई सपना आया होगा। घर में तो कोई भी नहीं आता है। अरे, घर की चाबी भी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और उस घर के तो आसपास भी कोई नहीं रहता, तुम्हें पहले ही पता है, जो देर रात में घुसा हो। अगली रात मुझे ऑफिस से आते हुए काफी देर हो गई थी। लगभग 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और उस रात बाकी रातों से कुछ ज्यादा ही अंधेरा भी था और सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मैंने बाइक के शीशे में देखा कि कोई तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे और करीब आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था और घने काले लंबे बाल हवा में बहुत ऊपर तक लहराते हुए उड़ते जा रहे थे। सिर्फ खून लगे हुए बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे और उसके मुंह पर भी बहुत खून लगा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थी। मैं घबरा गया और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से मेरे पीछे आती रही। मेरे होश उड़ने लगे। अब वो डरावना साया मेरे बहुत करीब आ चुका था, इतनी पास कि मैं उसकी भयानक सांसों की आग जैसी गर्मी और खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। मैं जल्दी से मंदिर के पास जाकर रुक गया और वो चुड़ैल वहीं से गायब हो गई और मैं सारी रात उसी मंदिर में बैठा रहा और सुबह होते ही घर चला गया। अगले दिन संडे था। मैं और मेरा दोस्त कुणाल घर पर बैठे बातें कर रहे थे और खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। मैंने कुणाल को बीती रात की सारी बात बताई। अरे, तू नींदों में होगा, सपना देखा होगा कोई। भूत कुछ नहीं होते। हाँ, पर मैं नींदों में नहीं था, मैं बाइक चला रहा था। तभी मेरे फोन पर गुप्ता जी की कॉल आई। मैंने फोन नहीं उठाया। अरे, इस गुप्ता ने तो मुझे रोज रोज फोन करके परेशान कर रखा है। क्या मतलब? बस रोज सुबह फोन करता है और कहता है एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देना। आखिर ऐसा भी क्या जुनून है? अरे, तो कर दिया कर स्प्रे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया परेशान करने? जा कुणाल, दरवाजा तो खोल। हाँ, खोलता हूँ। जी, आप कौन? हेलो, मेरा नाम सानिया है। आप गुप्ता जी की बेटी हैं? जी हाँ, पापा ने आपको बताया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बताया है। आइए। सानिया अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। वाह यार, बड़ी सुंदर लड़की है गुप्ता की। हाँ, अब ये यहीं रहेगी, ऊपर वाले फ्लोर पर। और मुझे अब तुझसे जलन हो रही है यार।
क्या मैं भी तेरे साथ रह लूं? नहीं। संडे को एंजॉय करने के बाद कुणाल अपने घर चला गया। वह सानिया को देखकर काफी खुश था और लगभग रोज ही किसी ना किसी बहाने से घर आने लगा। एक शाम मैं और कुणाल बैठे बातें कर रहे थे, तभी ऊपर सीढ़ियों पर सानिया खड़ी थी और हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देख समर, वो हंस रही है। वो मेरे मकान मालकिन की बेटी है, उसे ऐसा वैसा मत समझ। अरे तो वो खुद ही हंस रही है, लगता है वो भी मुझे पसंद करती है। बकवास मत कर, बैठा रहा यहाँ पर। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जल्दीबाजी में था, इसलिए एयर फ्रेशनर स्प्रे करना भूल गया था। थोड़ी देर बाद मुझे कुणाल का फोन आया। हेलो समर, कहाँ है तू? मैं तेरे घर जा रहा हूँ। तुझे पता है मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ। ओ हाँ, तू तो ऑफिस में है, मैं तो भूल ही गया। मैं सब समझ रहा हूँ तू जो कहना चाह रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, घर पर सानिया तो होगी। कुणाल रहने दे, मत जा। हेलो हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। इतना कहकर कुणाल ने कॉल कट कर दी। शाम के वक्त मैंने कुणाल को कॉल की। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे घर गया था या नहीं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात को मैं घर पहुंच गया और मेरे घर पर बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इतनी गंदी बदबू आखिर आ कहां से रही है? आज मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे नहीं किया, शायद उसी वजह से। ये तो किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू है। मैंने जल्दी से एयर फ्रेशनर का बॉक्स लिया और हर जगह एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिए और अब बदबू आनी बंद हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। उस रात मैं सो रहा था तो आधी रात में मुझे फिर से हॉल में से आवाजें आने लगी। मैं डर गया और उठकर मैंने दरवाजा खोला। मेरा दरवाजा फिर से बाहर से बंद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मैं पूरे होश में था। मैंने गुप्ता जी को उसी वक्त कॉल की, लेकिन गुप्ता जी ने फोन नहीं उठाया। मैं दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर कौन था जो आधी रात में मेरे घर में आता था और वो करता क्या था? फिर उसी तरह कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो ये खुल गया। मैं हॉल में गया और यहाँ वहां देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं परेशान होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जिसका वॉलपेपर साइड से थोड़ा उखड़ा हुआ था। आज से पहले कभी मैंने उस दीवार के वॉलपेपर पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वॉलपेपर के पीछे दीवार ही नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके उस वॉलपेपर को हटाया और मेरे होश उड़ गए। मैं पसीने से तरबतर हो गया। वहां पर कोई भी दीवार नहीं थी, केवल वॉलपेपर लगा हुआ था और वॉलपेपर के पीछे अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें इंसानों की सड़ी हुई कटी हुई लाशें पड़ी थी। जैसे ही वॉलपेपर पूरी तरह से हट गया, 2 लाशें जमीन पर गिर पड़ी। कुछ लाशों के सिर कटे हुए थे, कुछ के निचले हिस्से आधे कटे हुए और हाथ पैर कटे हुए थे। मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, मेरे पीछे सानिया और गुप्ता जी खड़े थे। सानिया पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और उसके सारे बाल हवा में उड़ रहे थे। सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो, यहाँ क्या है? गुप्ता जी देखिए ना। क्या देखूं? इन्हें यहाँ लाकर मैंने ही तो रखा है। क्या? अब इन्हीं लाशों के साथ एक लाश तुम्हारी भी होगी। इतना कहते ही सानिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुंदर लड़की का रूप बदलकर एक खूंखार चुड़ैल का रूप ले लिया। वह इंसान थी ही नहीं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? यहाँ हर महीने नए लोग आते हैं। मेरी बेटी एक रक्त पिशाचनी है। उसे इंसानों का खून पीकर शांति मिलती है और उसी से वो जिंदा रहती है। उन सब लाशों को मैं दीवारों में छुपा देता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। उस रात भी मैं इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन ये मंदिर में चला गया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वो पिशाचनी मेरा खून पीने के लिए अपना मुंह खोलते हुए मेरे पास आने लगी और तभी मेरा दोस्त कुणाल आया
और कुल्हाड़ी से उस पिशाचनी का सिर काट दिया। ये क्या किया? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। वो तुम्हारी बेटी नहीं, एक रक्त पिशाचनी थी। तभी गुप्ता भी एक पिशाच में बदलने लगा। उसके भी बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे और आंखें लाल हो गई। पिशाच का रूप लेते ही उसने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, पर वो उसमें नाकाम हो गया। और इसी बीच कुणाल ने मौका देखकर गुप्ता का भी सिर काट दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, तुमने मेरी जान बचा ली। और मुझे तो लगा था कि तुम सानिया के प्यार में हो और उस दिन मेरे घर पर ना होने के बाद भी सानिया से मिलने आए होगे, पर उसके बाद से मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। पर तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जब मैंने कल तुम्हें सुबह फोन किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन मुझे घर के अंदर आते ही बहुत बुरी बदबू आने लगी और मुझे ऊपर से कुछ आवाज भी आ रही थी। तब मैं धीरे से ऊपर गया और देखा कि सानिया और गुप्ता एक ही कमरे में थे। वहां जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसकी छाती से सानिया खून पी रही थी, और उस लाश के कई टुकड़े पड़े थे जिन्हें वो गुप्ता खा रहा था। मैं जल्द से वहां से भाग गया। सानिया का पिशाचनी वाला रूप मैंने कल ही देख लिया था और वो आज रात तुम्हारा शिकार करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। अब इन लाशों का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी और शहर में कई लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें भी इसी घर में हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और सभी लाशों की पहचान हो जाती है। यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रक्त पिशाचनी सच में होती है। इसके बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं उस हादसे को आज तक भी भूल नहीं पाया हूँ। कुणाल ना होता तो उन लाशों के ढेर में एक लाश मेरी भी होती। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।